नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आने वाले समय में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई भी लड़ाई हुई हो, कहीं भी कोई लड़ाई हो बॉर्डर पर, तो वो रोबोट वर्सेस ह्यूमन बीइंग होगी। और ये सब जो लड़ाइयां हैं, इस तरह की मशीन और आदमी के बीच की बहुत सी लड़ाइयां आप पिक्चरों में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद हो, अगर आपने ऐसी कोई भी मूवी देखी है, तो अंत में जो विजय होती है वो आदमी के दिमाग की ही होती है। कहीं ना कहीं से जो ह्यूमन पावर है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, वो ओवर पावर कर लेता है रॉबर्ट के ऊपर, चाहे रॉबर्ट को कितना भी ताकतवर बनाया गया हो टेक्निकली। आपको लग रहा होगा हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एक न्यूज सामने आई है कि पता चला है कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर बहुत सारे रॉबर्ट्स को तैनात कर दिया है, जिनका काम है फाइट करना, पेट्रोलिंग करना, रेकी करना, आर्मी की जो वेपन है उसको कैरी करना, गन चलाना, ये सब काम रॉबर्ट्स करेंगे। तो बॉर्डर पर उनकी तैनाती कर दी गई है। क्या कारण है इसके पीछे? तो किस तरह से जो आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है बॉर्डर पर भारतीय सेना के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है मशीन खड़ी होगी। और मशीन जो है, कहीं ना कहीं जो अनुभव है, जो इतिहास है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो यही बताता है कि जो आदमी का दिमाग है, वो जो, क्योंकि वो रॉबर्ट मशीन को आदमी के दिमाग ने ही बनाया है और आदमी का दिमाग ही उसको पछाड़ सकता है, उसको पराजित कर सकता है। ये बात हमेशा से ही देखी जाती है, इसका अनुभव भी हमने किया है। तो दोस्तों, चाइना ने रॉबर्ट तैनात कर दिए। कई कारण है इसके पीछे, क्योंकि चीन की जो सेना है वो बहुत ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माउंटेन एरिया में जो उनकी फाइट करने की कैपेसिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, उनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती है। इसके लिए फौज बहुत बड़ी है उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है वो वीक है। सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लैंक होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं अपने देश के साथ, अपनी सेना के साथ। एक पावर, एक डंडे के जोर पर काम होता है। तो ऐसे में रॉबर्ट को वहां तैनात किया गया है कि जो इन सब परेशानी से, जो है, जो परेशानी पेश आ रही है सेना के सामने, चीन की जो सेना है उसके सामने, उसको ओवरकम करने के लिए। और इसी बात पर हमने आज चर्चा की, और हम चर्चा उस बात पर भी करेंगे कि हाल फिलहाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों का नाम चीनी नाम रख दिया है और ये क्लेम किया है कि वो उनके हिस्से का, चाइना का ही एक पार्ट है। तो विस्तारवादी जो नीतियां हैं चाइना की, वो इस साल की शुरुआत में ही शुरू हो गई हैं। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं, और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले हम चलेंगे पीके सहगल सर के पास। सर, यही प्रश्न है कि जो रॉबर्ट की तैनाती हो गई है बॉर्डर पर, कारण बहुत से हैं इसके पीछे जो सामने आ रहे हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है और चीन के जो सैनिक हैं वो सर्दी में लड़ नहीं पाते हैं, और बॉर्डर पे क्योंकि चीन अपनी लगातार विस्तारवादी नीतियां अपनाए हुए है, तो डिफेंड करने के लिए भारतीय सेना को अब एक नया रॉबर्ट की तैनाती वहां हुई है। तो कितना बड़ा खतरा है, और क्या खतरा है भी या नहीं है, और भारतीय सेना कितनी अच्छी तरह से सक्षम है इस खतरे को सामना करने के लिए? चीन को साफ तौर पर नजर आ गया है कि उसके सैनिक ना तो सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही वातावरण की टफनेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली कमजोर पाए गए हैं। ऐसे में वो रोबोटिक सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा है। रोबोटिक सोल्जर्स यस, फिजिकली और इमोशनली इफेक्ट तो नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअली भी इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन चीन गलत फहमी में है। अगर वो चीन समझता है कि रोबोटिक सोल्जर जो है हिंदुस्तान के सिपाही का मानसिक क्षमता, उसकी दिमागी तीव्रता, उसके टेक्निकल इक्विपमेंट का मुकाबला कर सके। अगर चीन ने किसी प्रकार की मुठभेड़ की तो उसकी हार तो निश्चित है विथ रोबोटिक सोल्जर्स। जैसा कि सर ने बताया कि चीन को अच्छी तरह से पता है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो चीनी सैनिक हैं भारतीय सेना के आगे टिक नहीं पाते हैं। लड़ाई जब भी होती है, जिस तरह की मुठभेड़ भी सामने आती है, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जाते हैं। तादाद शायद उनकी बहुत बड़ी हो, लेकिन जो जज्बा है भारतीय सैनिकों में, जो इमोशनली और फिजिकली और मेंटली जिस तरह से स्ट्रांग है, और एक जो ट्रेनिंग उनकी इतनी जबरदस्त होती है, और ठंड के मौसम में लड़ने की ट्रेनिंग होती है, अलग से ही ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें पूरी तरह से सक्षम है। और ऐसे में इन सब बातों को ध्यान में रख करके चाइना ने रॉबर्ट को तैनात किया। लेकिन डेफिनेटली वही बात आ रही है कि रॉबर्ट किस तरह से आदमी का मुकाबला कर सकते हैं। हो सकता है टेक्निकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन उसमें किया गया हो, लेकिन आदमी का दिमाग, आदमी की शारीरिक क्षमता और आदमी के इमोशंस जो रॉबर्ट्स में नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है
ऐसी लड़ाइयां अगर होती हैं और ऐसी मुठभेड़ होती है, ऐसी चौकसी होती है, तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग तो है चीनी पार्ट में। और रॉबर्ट्स, जैसे कि सहगल सर बताया है कि अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली जो हार होगी वो रॉबर्ट्स की ही होगी, हमारी भारतीय फौज की नहीं होगी। अब हम चलते हैं जेके बंसल सर के पास। सर, आप तो क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर भी हैं और आपको पता भी है कि सर्दियों में किस तरह की परेशानियां बॉर्डर एरिया में आती हैं, और पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि चीनी सैनिक जो हैं वो झेल नहीं पाते हैं सर्दियों में। तो भारतीय सेना किस तरह से स्ट्रांग है सर्दियों के मौसम में, जो बॉर्डर पर तैनात है हमारी भारतीय सेना किस तरह से स्ट्रांग है, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, और जो रॉबर्ट है, अगर वो रॉबर्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो रॉबर्ट जो तैनात हुए हैं वो कितने पावरफुल हैं, किस तरह से वो स्टैंड करेंगे भारतीय सेना के सामने? लद्दाख की बर्फीली चोटियों में इस समय चीन के सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत कड़ाके की सर्दी है, ऑक्सीजन कम है, बीमार हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कुछ मर जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, जबरदस्ती फौज में भर्ती कराया जाता है, कोई आने को तैयार नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। चीन के 98% सोल्जर साउथ ईस्ट चाइना से आते हैं, जिनको पहाड़ों में रहने की, लड़ने का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, न आदत है। कोई माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए उनके पास है नहीं। एक उन्होंने खोला था जेंडा में, जो कि यूरोपियन कंट्री से कुछ ट्रेनर बुलाए थे, वो बंद हो चुका है। जबकि भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। भारतीय सेना को माउंटेन वॉरफेयर की बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये सारी दुनिया जानती है। कारगिल, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी जगह में सिक्किम हमारे सैनिक डटे हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, कारगिल स्कूल ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बॉर्डर पे है। युद्ध का सारा साजो सामान वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अच्छे टेंट्स हैं, बंकर हैं, खाने का सामान है, युद्ध की सामग्री है। हमारे सैनिक का एक जज्बा है और बहुत बहादुर हैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसी स्थिति में जब चीन के सैनिक वहां रह ही नहीं सकते, तो लड़ने का उनके हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इस सब चीजों को देखते हुए चीन ने कुछ रोबोट बॉर्डर पर तैनात किए हैं, जिसमें एक शार्प क्ला अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, जो पेट्रोलिंग कर सकता है, रैकी कर सकता है और कुछ साजो सामान भी भेज सकता है युद्ध का। म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल है। ये जो 200 किलो तक वजन ले जा सकता है, डिफिकल्ट ट्रेन में जा सकता है, और 50 किलोमीटर तक कोई युद्ध में भी हमला कर सकता है। VP-22 अनमैन्ड व्हीकल है, जो कि बेसिकली एम्बुलेंस के रूप में काम में आ सकता है। करीब 15 सोल्जर्स इसमें जा सकते हैं, और ये कुछ साजो सामान जो है वो भी ले जाने में सक्षम है। एक जो लिंक्स है, जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, ये काफी बड़े बड़े हैवी आर्टिलरी, मोर्टार वगैरह को ले जाने में कैपेबल है। अब ये रिपोर्ट है, लेकिन इनका कितना इनकी क्षमता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये सब चीज तो की है, इसके ऊपर से एक जो रिपोर्ट आ चुकी है पहले, और जो यूएसए के इंटेलिजेंट के जो जॉन कैलिफ हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी आर्मी के ऊपर में, जो बायोलॉजिकली मॉडिफाइड होंगे और उनके अंदर में हीलिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा वेट उठा सकेंगे। तो ये अनएथिकल है, लेकिन चाइना एथिक को मानता ही नहीं है। खैर, चाइना जो भी कर ले, उनकी सेना चाहे रोबोट हो, नॉर्मल सैनिक हो, बायोलॉजिकली मॉडिफाइड सैनिक हो, वो भारत की सेना के सामने नहीं टिक सकते।
अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बंसल सर ने यहाँ पर कि जो ज्यादातर चीनी सैनिक है साउथ ईस्ट चाइना से आते हैं और सर्दियों को झेल पाना उनके लिए संभव नहीं होता है, झेल नहीं पाते हैं। माउंटेन वॉर का जो एक्सपीरियंस है वो भारतीय सेना के पास बहुत ज्यादा है और बहुत सारे स्कूल है, ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय सैनिकों को सर्दी में लड़ने के लिए, माउंटेन्स में लड़ने के लिए, जबकि चीनी सैनिक के पास ये सब नहीं है। और जो रॉबर्ट्स है उनकी क्षमता डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत ही आधुनिक रॉबर्ट्स हैं कि 200 किलो सामान उठा सकते हैं, 50 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वर्सेस अगर ह्यूमन बीइंग के लड़ते हैं तो लैकिंग जो है वो यही सब आती है कि एक जो इमोशनली और फिजिकली और मेंटली एक सैनिक जब उतरता है तो हर तरह से चौकस होकर वो उतरता है और ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेता है, जबकि रॉबर्ट्स में ये क्षमता नहीं होती है। और रॉबर्ट्स, जैसा कि सर ने बताया है कि चाइना, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह भी बताया है कि बायोलॉजिकल जो है वो मॉडिफाई करके सोल्जर्स बनाए जा रहे हैं। और आपको हम यहां बता दें, अगर आपने देखी होगी मूवी टर्मिनेटर, काफी सारे इसके पार्ट आए थे, फर्स्ट 2, 3, और आपने उसमें देखा था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग को मॉडिफाई करके एक रॉबोट बना दिया गया था। लेकिन अगर आपको उस मूवी का एंड पता हो तो आपको जरूर पता होगा कि अंत में जो जीत हुई थी वो ह्यूमन बीइंग की ही हुई थी और रॉबर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि वो नास्टी हो गए थे। उन्होंने जो आदेश का पालन करना वो बंद कर दिया था, अपनी मनमर्जी की करने लगे थे और अंत में जीत जो हुई थी ह्यूमन बीइंग की हुई थी। तो यहां पे अगर रॉबर्ट चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, जीत जो होती है वो ह्यूमन की ही होती है, क्योंकि दिमाग तो आदमी ने ही तो बनाया है रॉबर्ट्स को। उसको पता है कि क्या क्या कमियां उसके अंदर हैं, वो कैसे सुपर पावर कर सकता है। और अगर चाइना सोच रहा है कि बॉर्डर एरिया में रॉबर्ट को तैनात करके, मॉडर्नाइजेशन रॉबर्ट को तैनात करके, और आने वाले समय में जब वो बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग भी लाता है, जिस तरह से बनते हैं आजकल, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं कई कंट्रीज में कि मॉडिफाई करके सोल्जर्स को बनाया जाए जिससे वो ज्यादा तेजी से काम कर सके, उनकी सोच ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा भाग सके, ज्यादा दौड़ सके, सर्दी गर्मी का असर ना हो, लेकिन इमोशनली वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। और जब कोई बॉर्डर पर लड़ता है तो पूरा कंबाइन होकर लड़ता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो हमारी मेंटली और फिजिकली और इमोशनली पावर तीनों मिलकर के जो एक स्ट्रेंथ देती हैं, वो स्ट्रेंथ से ही आदमी लड़ पाता है पूरा। तो ये आने वाले समय में पता चल जाएगा इस बात का कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं किस तरह से ट्रेंड है। और डेफिनेटली जब रॉबर्ट्स की वहां तैनाती हुई है तो हमारी डिफेंस है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो सरकार है, वो भी हमारे सैनिकों को अपडेट करेगी और उनको भी जरूर इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर सामना रॉबर्ट से होता है तो किस तरह से उसको परास्त किया जाए। चीन की मंशा शुरू से ही ठीक नहीं है और ये अभी हाल फिलहाल में देखने में भी आ गया कि नए साल का शुरुआत हुई है। 1 जनवरी से उनके नए जो लैंड लॉ हैं वो लग गए हैं और उसके तहत उन्होंने 15 जो अरुणाचल प्रदेश के जिले हैं, जो जगह है, उनकी नाम चीनी में रख दिए, जबकि भारत ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है। तो क्या बड़ी मंशा है इसके पीछे, क्यों करना चाहता है ये, क्या कारण है ऐसा, तमाम बातें हम जानना चाहेंगे। हम मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर के पास चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि मंशा क्या है चाइना की, विस्तारवादी नीतियां क्या वो इतनी बढ़ाना चाहता है, और इस जो कर रहा है कैसे इसका समाधान होगा, कैसे सरकार को स्ट्रांगली हमारे देश को खड़ा रहना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेंगी इस तरह की जो बदतमीजियां लगातार चाइना कर रहा है उसका डिफेंस करने के लिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को चीनी नामकरण किया है, मतलब उन क्षेत्रों को चीनी नाम दिया है। चीन का क्या उद्देश्य है? देखिए, चीन की पहले स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है। चीन का माओ त्से तुंग के ज़माने से एक स्ट्रैटेजी रहा है, 1 palm of 5 fingers, और पाम था तिब्बत और 5 फिंगर्स हैं सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये पांचों जो क्षेत्र हैं वो चीन के रडार पे हैं और चीन इनको अपने गिरफ्त में लेना चाहता है, इनको कैप्चर करना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन की जो दूसरी सोच है कि वो सोच है जोंगुआ। जोंगुआ का ये चीनी शब्द है, इसका मतलब होता है कि चीन विश्व का सबसे सुपर पावर नंबर 1 बनना चाहता है और इस परिप्रेक्ष्य में वो दूसरे देशों के भौगोलिक क्षेत्र को गलत तरीके से कब्जा करना चाहता है ताकि उसके भौगोलिक रूप से उसका विस्तारवाद हो। चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो अरुणाचल प्रदेश को, जिसको वो साउथ तिब्बत कहता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को उसको चीनी नामकरण किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से सुलझेगा,
क्या इस परिस्थिति में कोई सुधार आएगी? तो मैं गारंटी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आप 2000 बार चीन से बात कर लीजिए, मिलिट्री कमांडर्स लेवल पे या डिप्लोमेटिक लेवल पे या हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे, कुछ नहीं होने जाने का है, क्योंकि चीन के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चीन की सोच में, जोंगहुआ सोच में, विस्तारवाद की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो विकल्प क्या है? तो जैसे सेना में हम लोग को सिखाया जाता है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो चीन को परास्त करने के लिए, चीन को घुटने टेकवाने के कई स्वरूप हैं। पहला, चीन के पेट में लात मारनी पड़ेगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करनी पड़ेगी। जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है चीन के, उसमें काफ़ी गिरावट लाने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे चीन इतिहास को झूठ मूठ के बदलता रहता है, डिस्टॉर्ट करता है और उसके आधार पे कहता है ये क्षेत्र, फलाना क्षेत्र हमारा है, फलाना क्षेत्र हमारा है, तो हमारे पास भी सबूत है कि हमारे मगध एम्पायर के कुछ राजा, उन्होंने कोई चीन के कई भौगोलिक क्षेत्र पे उनका हुकूमत चलता था। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। 1 palm of 5 fingers। चीन की जो नीति है कि 5 जो आसपास उसके देश है उन पर कब्जा करे, अपनी भौगोलिक स्थिति सुधारे, और विस्तारवादी योजना जो है, जो विस्तारवादी है, वो इसी तरह से कर सकता है कि आसपास के देशों की जो लैंड है उस पर कब्जा करे। और यही नीति जो है चीन लगातार अपना रहा है। और उसका हल क्या है? हल यही है कि जैसा कि सर ने बताया है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आपको अटैक करना ही पड़ेगा, आपको उग्र होना ही पड़ेगा चीन के साथ, क्योंकि चीन के साथ हम जितनी भी बातचीत कर लें, चीन अपना रवैया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक दिमाग पर उसके नशा सवार है सुपर पावर बनने का। विस्तारवादी नीतियां वो लगातार कर रहा है। और सर ने जैसा बताया कि हम डिफेंस कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा है कि पेट पर लात मारनी पड़ेगी। और ये लगातार बोला जा रहा है कि चीन को अगर कमजोर करना है तो इकोनॉमिकली उसको सेटबैक देना ही पड़ेगा। चाइना, अमेरिका ने ये शुरू कर दिया, कोल्ड वॉर लगातार चल रही है अमेरिका के साथ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो बॉयकॉट कर दिया, बहुत सारी कंपनीज हैं उसको कट डाउन कर दिया। हमारे देश में भी बहुत सब चीजें जो है कट ऑफ की जा रही है चाइना की, और इकोनॉमी पर सेटबैक करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब मिलकर करना पड़ेगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और दूसरा जो एक सर ने ये भी बताया है कि जो उनके भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिन पे हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं वर्णन है कि चीन में जो इस समय हिस्से हैं, उसमें कभी ना कभी भारत का हक था। भारत को भी इस तरह की बातें करनी चाहिए, अपने इतिहास को दोहराना चाहिए। जो एक मेंटली प्रेशर डालने की कोशिश चाइना करता है, वो उस रिवर्स वाइस वर्सा होना चाहिए। भारत को भी उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जो स्ट्रैटेजी है, पूरा विश्व को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं। इस समय 27 देश ऐसे हैं जिनका चीन के साथ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, चाहे वो जल को लेकर चल रहा है, चाहे वो हवा को लेकर चल रहा है, चाहे वो कोई आइलैंड है उनको लेकर चल रहा है। 27 देशों के साथ विवाद चल रहा है चीन का। और मेजर जो ज्यादा चल रहा है वो तो सब आसपास के ही देश हैं, जिनके साथ चीन कुछ लालच देके, कुछ डरा धमका कर उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर रहा है। तो हमको इससे कैसे उभरना है? स्ट्रैटेजी यही है कि इकोनॉमिकली हमको उनको वीक करना पड़ेगा, अपने जो इतिहास को दोहराना पड़ेगा, उन पर भी स्ट्रेस डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा कि उनके बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले कभी भारत में आते थे। सर आपके पास, अब बी के सहगल सर के पास चलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या करना चाहता है चीन, अपनी विस्तारवादी नीतियां क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्या करना चाहता है चीन? जो अरुणाचल प्रदेश में उसने 15 जिलों में जो नाम दिए हैं, इसका मकसद क्या है? इसके पीछे प्रेशर डालना चाहता है वो नए साल में भारत के ऊपर? 1 जनवरी 2022 से चाइना के नए लैंड लॉज जो है वो लागू हो गए हैं बॉर्डर एरियाज के ऊपर। साथ ही साथ चाइना ने 15 जगह जो है अरुणाचल में उनको चाइनीज नेम दिए हैं। इसमें से 8 जगह जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 4 माउंटेन्स हैं, 1 माउंटेन पास है और 2 नदियां हैं। इसी प्रकार चाइना ने 2017 में भी 6 जगह के नाम को चीनी नेम दिए थे। इसके माध्यम से चाइना जो है हिंदुस्तान के ऊपर कार्टोग्राफिक एग्रेशन कर रहा है और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने के एमईए ने साफ तौर पे कहा है कि नाम बदली करने से स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। अरुणाचल हिंदुस्तान का इनएलिजिबल हिस्सा था, इनएलिजिबल हिस्सा है और इनएलिजिबल हिस्सा रहेगा। और अगर किसी प्रकार की चाइना ने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करेगा। जैसा कि सर ने यही बताया कि 1 जनवरी से हमको पता था चीन के लैंड लॉ
जो है उसमें बदलाव आया, उसके तहत उसने 15 जिलों को चीनी नाम दे दिया और 2017 में भी इस तरह का प्रयास किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ही टाइमली हमारी सरकार ने जवाब दिया, पूरी तरह से नकार दिया है इसको और जबरदस्त कार्रवाई भी जो है सरकार करेगी अगर कुछ फर्दर इसमें होता है। नाम देने से क्या होता है, अपने देश में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। तो दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं अनटच रहते हैं, ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाते हैं। तो एक अच्छा मुद्दा था, 2 मुद्दे सामने आए थे, एक रॉबर्ट की तैनाती और एक अरुणाचल प्रदेश का, और इस पे हमने चर्चा की, हमारे एक्सपर्ट्स ने राय भी दी है। बहुत ही जो एक्सपर्ट्स हैं ये बिल्कुल सालों सालों इनका अनुभव रहा है डिफेंस के साथ, लंबे समय तक इन्होंने सेना को सर्व किया है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये लोग बात करते हैं और आप तक बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में एक जो मैसेज है, जो न्यूज है उसको बताया जाता है। उम्मीद है आपको न्यूज नशा का ये प्रोग्राम जो मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ, कभी हेल्थ पर करते हैं, कभी डिफेंस पे करते हैं, कभी पॉलिटिकल करते हैं, आपको पसंद आता होगा। इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।